बिना प्रसरण किए असारणिकों के गुणधर्मों का प्रयोग करके निम्नलिखित प्रश्न 1 से 5 को सिद्ध कीजिए। सिद्ध करना है, ठीक है, 1 से 5 तक। और बिना प्रसरण के सिद्ध करना है, यानी कि गुणधर्म का प्रयोग करके। अब गुणधर्म में कितने पढ़े हैं? 6 गुणधर्म पढ़े हैं। इन्हीं 6 गुणधर्मों में से कोई ना कोई इसमें लगेगा, ठीक है। नॉर्मल कैलकुलेशन हो सकता है, जोड़ घटाना गुणा भाग। भाग तो नहीं लगता है, जोड़ घटाना गुणा, ये नॉर्मल कैलकुलेशन हो सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर पहले की बात करते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन अगर आता रहेगा तब, अगर पूरा नियम तुमको याद है तुम्हारे लिए क्वेश्चन कठिन नहीं है। एक्स वाई जेड ए बी सी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी बराबर 0। तुमको सिद्ध करना है, ठीक है। और सिद्ध करने वाले में देखो, बराबर के पहले ये पूरा एक पक्ष दिया हुआ है और बराबर के बाद वाला दाया पक्ष दिया हुआ है, ठीक है। तो बाया पक्ष और दाया पक्ष दिया हुआ है। अब तुमको सिद्ध करने के लिए, सिद्ध करने का मतलब ये होता है किसी एक पक्ष को लो और उसकी सहायता से दूसरा पक्ष ला। तो हमेशा बड़ी वाली चीजों को तोड़ना आसान होता है। तो हमेशा हम मैथ में या कहीं भी बड़ी चीज को लेते हैं, पढ़ाई के दौरान बड़ी चीज को लेते हैं और उसको तोड़ करके छोटे में परिवर्तित करते हैं। ऐसे ही हम बड़े वाले पद को लेंगे, ठीक है। तो बड़ा वाला मतलब LHS, LHS लेकर के हमको क्या लाना है? RHS मतलब 0। तो LHS क्या दिया हुआ है भैया? एक्स वाई जेड ए बी सी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी और जेड प्लस सी, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब हमसे क्या बोल रहा है? हमसे बोल रहा है कि प्रसार नहीं करना है, केवल गुणधर्म का प्रयोग करके इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो तुम लोग कुछ समझ में आ रहा है कहाँ से स्टार्ट करें? अगर कुछ भी नहीं समझ आ रहा है तो पूरे नियम को याद रखो। पहला नियम क्या था? गुणधर्म नंबर 1, यदि किसी दिए गए सारणी के किसी एक पंक्ति, ठीक है, को किसी दूसरी पंक्ति के साथ परस्पर क्या कर दे? परिवर्तित कर दे, तो उस सारणी का मान अपरिवर्तित है, मतलब परिवर्तित नहीं होता है, मान नहीं बदलता है। दूसरा नियम हम लोगों ने देखा था, यदि किसी सारणी के किसी एक पंक्ति को किसी उसी सारणी के दूसरे स्तंभ में परिवर्तित कर दे और दूसरे स्तंभ को उसी पंक्ति में परिवर्तित कर दे, तो उस सारणी का मान तो अपरिवर्तित रहता है, लेकिन उसका चिन्ह परिवर्तित हो जाता है, यानी कि माइनस चिन्ह के साथ आता है। तीसरा गुणधर्म हम लोगों ने देखा था, यदि किसी सारणी के सभी अवयव किसी पंक्ति, दो पंक्तियों के या दो स्तंभों के अवयव समान हो, यानी कि संगत अवयव बराबर हो जाए। किसी सारणी के दो पंक्तियों या दो स्तंभों के संगत अवयव आपस में क्या हो जाए? बराबर हो जाए, तो उस सारणी का मान 0 होता है, ठीक है। तीसरा हम लोगों ने देखा, चौथा देखा था कि अगर किसी दिए गए सारणी में किसी अचर राशि से किसी उस सारणी की पंक्ति या स्तंभ में गुणा कर दिया जाए, तो उस सारणी का मान भी उतने ही गुना हो जाता है, ठीक है। जिससे गुणा करते हैं उतने गुना हो जाता है। पांचवा और छठवां आज ही पढ़ेंगे, ठीक है। और पांचवा क्या था? यदि कोई सारणी दिया हुआ है और उसमें दो या दो से अधिक पद हैं, ठीक है, चाहे एक पंक्ति में, चाहे दो पंक्ति में, चाहे तीन पंक्ति में, तो उनको हम दो या दो से अधिक सारणिकों के योगफल के रूप में लिख सकते हैं। समझ में आया? तो इसमें देखो कुछ नियम लगा, समझ में आया? पांचवा नियम एकदम साफ साफ पता चल रहा है कि योगफल के रूप में दिया है।
दिया है नहीं दिया है? ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको तोड़ देंगे। तोड़ सकते हैं कि नहीं तोड़ सकते हैं? तो हम इसको चाहे तो गुणधर्म 5 की सहायता से तोड़ सकते हैं। तो क्या बताते हैं, किसी दिए गए सारणी को अगर वो योगफल के रूप में दिया है तो उसको दो सारणिकों के योगफल के रूप में लिखा जा सकता है। लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है? ये हम लोग पढ़े थे। तो कैसे लिखते हैं, इसका पहला 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 यहाँ पर लिख लेते हैं x y z। पहले वाले सारणी कितना आएगा, x y z, दूसरे वाले की सारणी कितना आएगा, बताया गया था। ऐसे ही a b c, पहले वाले सारणी कितना आएगा, ऐसे यहाँ पर भी a b c, दूसरे वाले सारणी कितना आएगा, क्योंकि ये योगफल के रूप में नहीं थे दोनों सारणी को। लेकिन जो योगफल के रूप में होता है, प्लस के पहले वाले में आता है, पहले सारणी में, और प्लस के बाद वाला दूसरे वाले सारणी में आता है, ये नियम होता है। ठीक है, तो लिख लेते हैं पहला 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 क्या दिया है, x y z। यहाँ पर देखें तो दूसरा दूसरा दूसरा। ठीक है, समझ में आया? कर सकते हैं। कैसे हुआ भैया, तो इसके सामने बता देना, गुणधर्म 5 से इतना लिख दोगे और समझदार होकर समझ में आएगा। ये लाइन से रटना पड़ेगा तुम्हें, गुणधर्म 1 2 3 4 5, और नहीं रट पा रहे हो तो उसको पूरा लिखो। ठीक है, क्या ये दोनों समझ में आया? किस नियम से हुआ अभी वो लिखवाया गया, शायद तुमको समझ में आ जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अब आगे बात करते हैं, फिर गुणधर्म का प्रयोग करना है। तो देख रहे हैं इस सारणी का जो पहला स्तंभ है, ठीक है, और जो दूसरा स्तंभ है सेम टू सेम है कि नहीं है? तो गुणधर्म नंबर कौन सा, तीसरा। क्या बोलता है, यदि किसी सारणी के किन्हीं दो पंक्तियों या दो स्तंभों के संगत अवयव बराबर हो, संगत अवयव मतलब पहला पहले के बराबर, दूसरा दूसरे के बराबर, तीसरा तीसरे के बराबर हो, इसी को बोलते हैं संगत अवयव। अगर संगत अवयव समान हो, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, x यहाँ पर है तो x यहाँ नहीं, समझ में आ रहा है, जिद यहाँ पर जिद यहाँ पर नहीं होना चाहिए, संगत होना चाहिए, एकदम सेम टू सेम बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा है तो उस सारणी का मान हमेशा क्या होता है, शून्य होता है। तो यहाँ से देखें तो देखो इस सारणी के पहले स्तंभ और तीसरे स्तंभ का मान सेम टू सेम है कि नहीं है? इसका मतलब इस सारणी का मान कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। कि बिना प्रसरण किए असारणिकों के गुणधर्मों का प्रयोग करके निम्नलिखित प्रश्न 1 से 5 को सिद्ध कीजिए। सिद्ध करना है, ठीक है, 1 से 5 तक, और बिना प्रसरण के सिद्ध करना है, यानी कि गुणधर्म का प्रयोग करके। अब गुणधर्म में कितने पढ़े हैं, 6 गुणधर्म पढ़े हैं। इन्हीं 6 गुणधर्मों में से कोई ना कोई इसमें लगेगा। ठीक है, नॉर्मल कैलकुलेशन हो सकता है, जोड़ घटाना गुणा भाग, भाग तो नहीं लगता है, जोड़ घटाना गुणा, ये नॉर्मल कैलकुलेशन हो सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर पहले की बात करते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन अगर आता रहेगा तो, अगर पूरा नियम तुमको याद है तो तुम्हारे लिए क्वेश्चन कठिन नहीं है। x y z a b c x plus a y plus b z plus c बराबर 0। तुमको सिद्ध करना है, ठीक है, और सिद्ध करने वाले में देखो बराबर के पहले ये पूरा एक पक्ष दिया हुआ है और बराबर के बाद वाला दायां पक्ष दिया हुआ है तुमको, ठीक है, तो बायां पक्ष और दायां पक्ष दिया हुआ है। अब तुमको सिद्ध करने के लिए है, सिद्ध करने का मतलब ये होता है किसी एक पक्ष को लो और उसकी सहायता से दूसरा पक्ष ला।
तो हमेशा बड़ी वाली चीजों को तोड़ना आसान होता है। तो हमेशा हम मैथ में या कहीं भी बड़ी चीज को लेते हैं, पढ़ाई के दौरान बड़ी चीज को लेते हैं और उसको तोड़ करके छोटे में परिवर्तित करते हैं। ऐसे ही हम बड़े वाले पद को लेंगे, ठीक है। तो बड़ा वाला मतलब LHS, LHS लेकर के हमको क्या लाना है, RHS मतलब 0। तो LHS क्या दिया हुआ है भैया, X Y Z A B C, X प्लस A Y प्लस B और Z प्लस C, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब हमसे क्या बोल रहा है, हमसे बोल रहा है कि प्रसार नहीं करना है, केवल गुणधर्म का प्रयोग करके इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो तुम लोग कुछ समझ में आ रहा है, कहाँ से स्टार्ट करें? अगर कुछ भी नहीं समझ में आया तो पूरे नियम को याद रखो। पहला नियम क्या था, गुणधर्म नंबर 1, यदि किसी दिए गए सारणी के किसी एक पंक्ति, ठीक है, को किसी दूसरी पंक्ति के साथ परस्पर क्या कर दे, परिवर्तित कर दे, तो उस सारणी का मान अपरिवर्तित है, मतलब परिवर्तित नहीं होता है, मान नहीं बदलता है। दूसरा नियम हम लोगों ने देखा था, यदि किसी सारणी के किसी एक पंक्ति को किसी उसी सारणी के दूसरे स्तंभ में परिवर्तित कर दे और दूसरे स्तंभ को उसी पंक्ति में परिवर्तित कर दे, तो उस सारणी का मान तो अपरिवर्तित रहता है, लेकिन उसका चिन्ह परिवर्तित हो जाता है, यानी कि माइनस चिन्ह के साथ आता है। तीसरा गुणधर्म हम लोगों ने देखा था, यदि किसी सारणी के सभी अवयव किसी पंक्ति, दो पंक्तियों के या दो स्तंभों के अवयव समान हो, यानी कि संगत अवयव बराबर हो जाए, किसी सारणी के दो पंक्तियों या दो स्तंभों के संगत अवयव आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो उस सारणी का मान 0 होता है, ठीक है। तीसरा हम लोगों ने देखा, चौथा देखा था कि अगर किसी दिए गए सारणी में किसी अचर राशि से किसी उस सारणी की पंक्ति या स्तंभ में गुणा कर दिया जाए, तो उस सारणी का मान भी उतने ही गुना हो जाता है, ठीक है, जिससे गुणा करते हैं उतने गुना हो जाता है। पांचवा और छठवां आज ही पढ़ेंगे, ठीक है। और पांचवा क्या था, यदि कोई सारणी दिया हुआ है और उसमें दो या दो से अधिक पद हैं, ठीक है, चाहे एक पंक्ति में, चाहे दो पंक्ति में, चाहे तीन पंक्ति में, तो उनको हम दो या दो से अधिक सारणिकों के योगफल के रूप में लिख सकते हैं। समझ में आया? तो इसमें देखो कुछ नियम लगा, समझ में आया? पांचवा नियम एकदम साफ साफ पता चल रहा है कि योगफल के रूप में दिया है, दिया नहीं दिया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको तोड़ देंगे। तोड़ सकते हैं कि नहीं तोड़ सकते हैं? तो हम इसको चाहें तो गुणधर्म 5 की सहायता से तोड़ सकते हैं। तो क्या बताए थे, किसी दिए गए सारणी को अगर वो योगफल के रूप में दिया है, तो उसको दो सारणिकों के योगफल के रूप में लिखा जा सकता है। लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है, ये हम लोग पढ़े थे। तो कैसे लिखते हैं, इसका पहला 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 यहाँ लिख लेते हैं, x y z, पहले वाले सारणी में आएगा, x y z दूसरे वाले की सारणी में आएगा, बताया गया था। ऐसे ही a b c पहले वाले सारणी में आएगा, ऐसे यहाँ पर भी a b c दूसरे वाले सारणी में आएगा, क्योंकि ये योगफल के रूप में नहीं है थे दोनों सारणिकों। लेकिन जो योगफल के रूप में होता है, प्लस के पहले वाले में आता है, पहले सारणी में, और प्लस के बाद वाला दूसरे वाले सारणी में आता है, ये नियम होता है, ठीक है। तो लिख लेते हैं, पहला 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 क्या दिया है, x y z, यहाँ पर देखिए तो दूसरा दूसरा दूसरा, ठीक है। समझ में आया? कर सकते हैं। कैसे हुआ भैया, तो इसके सामने बता देना, गुणधर्म 5 से इतना लिख दोगे और समझदार होकर समझ
समझ में आएगी? ये लाइन से रखना पड़ेगा तुमको। ऊर्ध्व में 1 2 3 4 5, और नहीं रट पा रहे हो तो उसको पूरा लिखो। ठीक है, क्या ये दोनों समझ में आया? इस नियम से हुआ, अभी वो लिखवाया गया, शायद तुमको समझ में आ जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अब आगे बात करते हैं, फिर ऊर्ध्व का प्रयोग करना है। तो देख रहे हैं इस सारणी का जो पहला स्तंभ है, ठीक है, और जो दूसरा स्तंभ है सेम टू सेम है कि नहीं है? तो ऊर्ध्व नंबर कौन सा? तीसरा। क्या बोलता है? यदि किसी सारणी के किन्हीं दो पंक्तियों या दो स्तंभों के संगत अवयव बराबर हो, संगत अवयव मतलब पहला पहले के बराबर, दूसरा दूसरे के बराबर, तीसरा तीसरे के बराबर हो, इसी को बोलते हैं संगत अवयव। अगर संगत अवयव समान हो, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, x यहाँ पर है तो x यहाँ नहीं, समझ आ रहा है? जिद यहाँ पर जिद यहाँ पर नहीं होना चाहिए, संगत होना चाहिए, एकदम सेम टू सेम बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा है तो उस सारणी का मान हमेशा क्या होता है? शून्य होता है। तो यहाँ से देखते तो देखो इस सारणी के पहले स्तंभ और तीसरे स्तंभ का मान सेम टू सेम है कि नहीं है? इसका मतलब इस सारणी का मान कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। फिर प्लस, अब प्लस दिया तो क्या लगाएंगे? अब इस सारणी की बात करते हैं, तो इस सारणी में कुछ दिख रहा है, इसका दूसरा स्तंभ देखो और तीसरा स्तंभ देखो, ठीक है, दूसरे स्तंभ का पहला अवयव तीसरे स्तंभ के पहले अवयव के बराबर है, दूसरे स्तंभ का दूसरा अवयव तीसरे स्तंभ के दूसरे अवयव के बराबर है, दूसरे स्तंभ का जो तीसरा अवयव है दूसरे स्तंभ तीसरे स्तंभ के दूसरे तीसरे अवयव के बराबर है कि नहीं है? इसका मतलब ये संगत अवयव बराबर है, इस सारणी के दो स्तंभों के संगत अवयव समान है, इसका मतलब इस सारणी का मान कितना होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। अब जीरो में अगर जीरो को जोड़ दिया जाए तो कितना आता है मान? शून्य आता है कि नहीं आता है? RHS, और यहाँ पे बोलो कोई प्रॉब्लम है तो समझाओ। समझ में आ गया? ऐसे लगाएंगे समझ में, बस तुमको नियम लगाते चलना है शुरू से लेकर लास्ट तक, तुम्हारा कुछ न कुछ निकलेगा। ठीक है, क्या नियम लगाता है? क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर दूसरे की बात करें तो दूसरा क्या दिया हुआ है? सारणी दिया हुआ है a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए, ठीक है, b माइनस सी, c माइनस ए और a माइनस बी। इसी प्रकार से दिया है c माइनस ए माइनस बी और b माइनस सी, और इसके बराबर क्या सिद्ध करना दिया? इसी चीज वाली। अब करें तो क्या करें? पहले वाले में तो ये सिस्टम था, अलग अलग कर दो, ठीक है। अगर यहाँ पर अलग अलग कर देते तो देखो पहला ए बी सी आएगा, अगर इसको अलग करेंगे तो अगले में आएगा ए बी सी ही आएगा, लेकिन यहाँ पर माइनस में आ रहा है। हम जानते हैं कि अगर माइनस में आ रहा है तो उसका कोई अस्तित्व नहीं, ठीक है, संगत अवयव बराबर होने चाहिए, ठीक है। जब भी कभी ऐसा कंडीशन आ जाए, ठीक है, कि तुम्हारा दो पद भी दिया हो, ठीक है, और तुमको क्या है कि अलग अलग करने पर संगत अवयव भी न मिल रहे हो, ठीक है, तो तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है। देखो यहाँ पर अगर देखिए पहले वाले पंक्ति में, ठीक है, पहले वाली पंक्ति की बात कर रहे हैं, पहली पंक्ति पूरी हुई, ठीक है, और स्तंभ की बात करते थे पूरा होगा। तो पहले पंक्ति की बात करते हैं, देखो ए है, ए है, दो ए है, एक ए प्लस में है तो एक ए माइनस में है, समझ आ रहा है? एक बी माइनस में है तो एक बी प्लस में है,
एक सी माइनस में तो एक सी प्लस में। अगर इन दोनों को जोड़ दें तो क्या जीरो आ जाएगा, काम हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर हम ऐसा ही जीरो हम लोग लास्ट में नोट लिखते हैं कि अगर किसी सारणी की किसी एक पंक्ति के सभी अवयव शून्य हो जाए या किसी एक स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो जाए तो सारणी का मान कितना हो जाता है? समझ में आ रहा है? ऐसा कर सकते कि नहीं कर सकते? तो हम यही कर लेते हैं, दिमाग लगा करके। ठीक है, अगर हम या तो C1 प्लस C2 प्लस C3 कर दें तब पर भी वही होगा, या हम R1 प्लस R2 प्लस R3 करते तब पर भी वही होगा। ठीक है, समझ में आया नहीं? तो हम C1 से जोड़ते हैं, हमारे लिए आसान होगा। C1 टेंस टू C1 में ही जोड़ देते हैं, पहली पंक्ति में से पहले स्तंभ में सब शून्य लाते हैं। तो क्या लिखते हैं? C1 प्लस C2 प्लस C3। अच्छा ये बताओ क्या ये संक्रिया क्यों लगा रहे हैं? समझ में आया? तीनों को कभी जोड़ा नहीं जाता है, लेकिन अलग अलग करने पर उनके संगत अवयव समान तो आएंगे नहीं, हम देख लिए पहले। तो हम देख रहे हैं कि जो चीज यहाँ पर प्लस में है वही चीज वहां पर माइनस में है, और तीन ही चीजें बार बार दी हुई है, तो अगर हम जोड़े तो जीरो आने का चांस है। ठीक है, तुम्हारा काम हो जाएगा जो नियम होता है। तो C1 प्लस C2 प्लस C3 करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भैया? अब हम इसको बना लेते हैं। ठीक है, देखो C1 का मतलब होता है ये वाला पूरा C1 होता है, C2 का मतलब ये पूरा होता है, और C3 का मतलब ये पूरा होता है। C1 में जब C2 जोड़ोगे और C2 में जब C3 जोड़ोगे मतलब ऐसे पहला पहले के बराबर जुटेगा, पहला 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 जुटेगा। ऐसे ही होता है ना, संगत में जुड़ते हैं ना, पढ़ चुके हैं। तो पहला 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 अगर जोड़े और जोड़ करके कहाँ रखना है तीनों को? ये तो पढ़ चुके हो, कोई दिक्कत? तो C1 लिखो, C1 कितना दिया है? C1 में ही लिखना है तो C1 में ही लिख देते हैं। C1 का मान कितना दिया है? a माइनस बी है, फिर हमको क्या करना है? प्लस लगाओ। C2 मतलब कितना दिया है? b माइनस सी, फिर हमको क्या करना है? प्लस C3 कितना दिया है? c माइनस सी। ठीक है, कोई दिक्कत? ये तो पहले में जोड़ दिए संगत अवयव। ऐसे ही दूसरे वाले का संगत अवयव जोड़ के C1 में लिखो। तो दूसरे वाले का क्या दिया है? b माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस यहाँ पर कितना दिया है? a माइनस। समझ में आया? फिर आगे बढ़ते हैं, c माइनस ए प्लस दूसरा क्या दिया है? a माइनस बी, फिर प्लस आता है तो प्लस लगाएंगे। फिर C3 का मान कितना दिया हुआ है? b माइनस। देखो पहला स्तंभ तैयार हो गया हमारा। आगे बात करें, अब हम जानते हैं, हम तो केवल संक्रिया लगा रहे थे C1, तो C2 और C3 तो ऐसे ही है। समझ में आ रहा है कि पिछला नियम है? तो C2 को लिख लो b माइनस सी माइनस ए और a माइनस बी। ये पूरा ऐसे लिख दिए, ऐसे ये पूरा ऐसे ही लिखा जाएगा, तो इसको भी ऐसे लिख लो c माइनस ए माइनस बी और b माइनस सी। ये हो गया। यहाँ पर अगर देखिए इसकी बात कर रहे हैं, देखो पहले वाले पद, तो यहाँ से देखिए एक इसमें दिया है कुछ नहीं है, मतलब प्लस है यहाँ पास, और यहाँ पर एक इसमें दिया है, क्या कट कर सकते हैं? बी किसमें है? माइनस में। यहाँ पर बी किसमें है? तो एक माइनस बी से एक प्लस बी खत्म हो जाएगा। सी किसमें है? और ये सी किसमें है? तो ये माइनस सी से एक प्लस सी खत्म। इसका मतलब यहाँ पर कितना आ गया भैया? समझ में आया? अगला वाला तो ऐसे आएगा बी माइनस सी, अगला वाला तो ऐसे आएगा सी माइनस सी। आएगा नहीं आएगा? ठीक है, प्रसार नहीं करना था, इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि नियम नहीं लगा सकते, प्रसार के लिए मना है। तो यार जोड़ घटाना मतलब आप कर सकते हैं, ये मैंने पहले ही बताया।
ठीक है, ऐसे इसकी बात करते हैं। ये देखो b प्लस में है और b माइनस में, खत्म। प्लस में c, माइनस में c, माइनस में a, प्लस में a, खत्म। यहाँ पर कितना आएगा? फिर अगला वाला लिख लो, c माइनस a माइनस, ऐसे इसकी बात करते हैं। तो प्लस c से माइनस c खत्म, माइनस a से प्लस a खत्म, माइनस b से प्लस b, तो कितना आएगा भैया? 0 आ जाएगा। a माइनस b और b माइनस, ठीक है। क्योंकि हम देख रहे हैं इस सारणी का, जो सारणी हमको प्राप्त हुआ है, उसके एक स्तंभ के सभी अवयव क्या है? शून्य है। चूंकि उपरोक्त, ये गुणधर्म नहीं इसमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि उपरोक्त सारणी के पहले स्तंभ के सभी अवयव शून्य है, शून्य है। अतः हम जानते हैं कि अगर किसी सारणी के किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो तो सारणी का मान क्या होता है? शून्य होता है। इसका मतलब इस सारणी का मान क्या होगा? अतः सारणी का मान शून्य होगा, ये होगा। तो इस सारणी का मान ही डायरेक्ट यहाँ पर 0 लिख देते हैं, बराबर क्या हो जाएगा? RHS। समझ में आया? तीसरा क्वेश्चन लग पाएगा? ये दो तीसरे वाले में भी शून्य लाना है। तो शून्य लाने के लिए दो कंडीशन है, या तो किसी सारणी के किसी एक पंक्ति के सभी अवयव शून्य हो जाए या स्तंभ के एक अवयव शून्य हो जाए सभी। ठीक है, पहला नियम। क्या ऐसा कर पाओगे, बना पाओगे, ये दिमाग में लगाना है। ठीक है। दूसरा हमको ये देख रहे हैं कि किसी एक पंक्ति दो पंक्तियों के संगत अवयव बराबर हो जाए या दो स्तंभों के संगत अवयव बराबर हो जाए, तब पर भी सारणी का मान शून्य हो जाता है। दो ही तरीके से हम सारणी का मान शून्य ला सकते हैं। उन दोनों तरीकों में से कोई भी तरीका तुम लगा सकते हो। समझ में आया कि नहीं? वैसे इसकी कई विधियां होती हैं, लेकिन मैं इतना नहीं करूंगा इसलिए क्योंकि तुमको बहुत दिक्कत हो। ठीक है, मैं बस तुम्हारे नियम के हिसाब से चल रहा हूँ। ठीक है, कि नियम जिस हिसाब से लिखे उसी पैटर्न में अगर तुम लगाओगे ना तो तुमको जिंदगी भर भूलने के लिए भी नहीं होगा। ठीक है, तुमको याद रह जाएगा क्वेश्चन, और अगर दूसरे दूसरे तरीके से करेंगे तो दिक्कत होगा। ठीक है, इसीलिए मैं एक एक बता रहा हूँ तुम लोगों को। देखो क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। तीसरा बोल रहे हैं, क्या दिया है? 2 3 5, ठीक है, 7 8 9 65 75 86 बराबर 0। ये लाना। देखो 0 बनाने का चांस तो कम है क्योंकि सभी अंक ही। ठीक है, 0 बनाने का चांस कम है क्योंकि डायरेक्ट 0 का भाग दे नहीं सकते। समझ में आ रहा है नहीं? तो हम किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ को बराबर कर सकते हैं। और हम कैसे कर सकते हैं? सबसे बड़े वाले को मैंने बताया कि तोड़ा जा सकता है। मैथ में कभी भी बड़े वाले को तोड़ सकते हैं, तो ऐसा तोड़ो कि इन दोनों में से कोई ना कोई जुगाड़ हो जाए। ठीक है, तो देखो 7 है, 7 दूनी 14 हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है। तो 7 में
65 दिया है, 65 को 2 5 7 9 7 63 और प्लस में 2 जोड़ो कितना आ रहा है 65। तो 7 भी मिल रहा है 2 भी मिल रहा है, 7 भी मिल रहा है 2 भी मिल रहा है। समझ में आ रहा है। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। 75 को लिख सकते हैं 9 से गुणा किया ना तो 9 से इसमें भी गुणा करो, और यहाँ पर 7 था तो इसमें 8 है, 9 8 72 और प्लस कितना जोड़ दें 3 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 75 मिल रहा है। ऐसे ही 9 है गुणे में यहाँ पर क्या दिया है 9 9 में क्या जोड़ देंगे 86 हो जाए मिला। इसका मतलब ये हुआ कि बस इसको तोड़ना है, तोड़ दे तुम्हारा काम हो जाएगा। एक देखो मिल रहा है ना, इस प्रकार से कर लेंगे। ठीक है, जैसे गुणनफल और योगफल के रूप में बनाएंगे, इसको अलग कर देंगे इसको अलग कर देंगे मिल जाएगा, तो क्या हो जाएगा 0। ठीक है, करके देखते कर लोगे कि छोड़े, नहीं समझ में आया। चलो देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पर लगाते हैं इस स्तंभ में, तीसरे स्तंभ में। ठीक है, तीसरे स्तंभ में नियम लगा रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं 9 इंटू C2 प्लस C1, ये नियम लगा रहे हैं। पहले में लगा रहे हैं C3 टेंस टू C3 होना चाहिए। नियम यही होता है ना, यही बोलता है कि जो ले रहे हो वही लोगे, तो C3 टेंस टू C3 करो। अब C3 कितना दिया है ये दिया हुआ है, ठीक है 65। तो अभी को हमने किया है C3 को ही हम इतना लिख सकते हैं, तो 9 इंटू कितना था ये 7 किसमें था C2 में था, और प्लस में क्या दिया है C1, क्या हम इतना कर सकते हैं, यानी कि माइनस कर दो क्या 9C2 प्लस C1 को। समझ में आया कि नहीं समझ में? देखो भैया ये बड़े वाले को तोड़ना है, या तो सभी अवयव शून्य हो जाए या बराबर हो जाए, यही हमारा टारगेट है। तो शून्य वाला काम हो रहा है, C3 में से C3 मतलब कितना है 65 है। अब देखना ध्यान से 65 है माइनस, थोड़ा दिमाग लगा 9 गुणे, अभी को तुम्हारे सामने ये किए, ये समझ में आया ना, 9 गुणे C2 कितना दिया है संगत अवयव में प्लस C1 कितना दिया है 2। अगर हम 65 में से 9 7 63 और 2 65 में काटे तो कितना आएगा 0। ये 0 कहाँ रख दें C3 में रख दे, काम खत्म। ये तो लगा सकते हैं ना नियम भी इसके पहले भी ऐसा लगाए थे, लगा सकते हो, बस प्रसरण नहीं कर सकते, मतलब प्रसार नहीं कर सकते। समझ में आया कि R1 के सापेक्ष या R2 के सापेक्ष ऐसा नहीं कर सकते हो, लेकिन नियम तो लगा सकते हो। समझ में आया? तो यहाँ पर अगर हम ये नियम लगा दें तो हमारा काम हो जाएगा। नहीं समझ पा रहा है क्या, कुछ दिक्कत है तो बोलो। बस यहाँ पर देखना है भैया 65 है, ऐसा क्या करें कि शून्य हो जाए। तो 65 कैसे आया उसकी बात करते हैं। 65 को अगर हम तोड़ना चाहें तो 65 को तोड़ सकते हैं। 65 बराबर हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं 9 गुणे 7 प्लस में 2 लिख सकते हैं। 9 को तो 9 ही लिखो, और ये क्या है C3 है, ध्यान रखना 65 कौन से लाइन में है 9 को 9 ही लिखो। 7 किस लाइन में है C2 में है, प्लस
2 किसमें है, C1 में, तो मतलब C3 को हम इतना लिख सकते हैं। तो क्या हम C3 टेंस टू C3 लिख सकते हैं, ये लिखा जाता है। हमको 0 लाना है तो इसमें हम इसे माइनस कर देंगे, क्या वाला, C3 ही माइनस करेंगे। समझ में आ रहा है। और इस C3 के स्थान पे क्या रख देंगे, C3 के स्थान पे ये वाला मान रख देंगे 9C2 + C1। समझ में आया। अगर ऐसे नहीं समझ में आया डायरेक्ट लगा दो, इसी को तोड़ देते हो, ठीक है। चलो नहीं समझ में आ रहा है मान लो एक काम करते हैं, क्या हम ऐसा कर सकते हैं, 2 3 5, ठीक है, 7 8 9 लिख सकते हैं। 9 7 63 + 2 65, 9 8 72 + 3 75, 9 9 81 + 5 86, इतना हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ से अगर देखें तो अलग अलग कर दो तो योगफल के रूप में लिखा जा सकता है, जानते हैं। तो क्या लिखेंगे, 2 3 5 7 8 9, ठीक है, एक साथ एक जगह छोड़ दो, फिर प्लस ऐसे यहाँ पर भी लिखा जा सकता है, 2 3 5 7 8 9, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान देना, प्लस के पहले वाला पूरा पहले में आएगा और प्लस के बाद वाला पूरा दूसरे में आएगा, ये नियम बताए थे। तो 9 × 7 9 × 8 9 × 9 ऐसा हो जाएगा। यहाँ पर 2 3 5 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, वो वाला ज्यादा आसान था लेकिन तुम लोग नहीं समझ पा रहे। देखो अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें से 9 सब में है, कॉमन निकाल सकते हैं। याद है किसी पंक्ति एक ही पंक्ति में पूरा कर सकते हैं के का, या बाहर निकाल सकते हैं, नियम बताया गया था। तो इसके हिसाब से 9 हम बाहर निकाल लेते हैं। देखो सब में 9 9 9 है, बाहर निकाल लो, ठीक है। हाँ कॉमन जिसको बोलते हैं, यहाँ पर 2 3 5 7 8 9 और यहाँ से 9 9 9 बाहर निकाल लिए हैं, तो क्या बचा, 7 8 9, ठीक है। प्लस 2 3 5 7 8 7, इतना क्यों टिक है, यहीं पर देखो इस सारणी में पहला स्तंभ और तीसरे स्तंभ का मान समान है 0। ऐसे ही 9 गुणे इस वाले स्तंभ का क्या है, दूसरा और तीसरा समान है 0 + 0। 9 में 0 का गुणा करोगे 0 + 0 यानी कि RHS। तो कई प्रकार से लगा सकते हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ वैसे ही लगाओ, वैसे भी लगा सकते हो, लेकिन तुमको नहीं समझना है इसलिए चेंज करना पड़ा।